अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि थाना, जिसे पुलिस स्टेशन कहते हैं, ये कैसे काम करता है। क्या थाना दारुल अमन है या खौफ का मुकाम है? थाने में आने वाले शहरी यहाँ आते हुए क्यों घबराते हैं? थाना कल्चर क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक सुनते आए हैं कि ये ठीक नहीं हो सका। इस बात में कितनी हकीकत है, कितना है फसाना? क्या वाकई ही थाना कल्चर नाम की बिला पुलिस अफसरान से लेकर सियासतदान जो कि इसको काबू करने का दावा करते हैं, जो कहते हैं कि थाना कल्चर बदल गया है, पुलिस का रवैया तब्दील हो गया है, इस बात में कितनी सच्चाई है ये दिखाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टेक सिंह के पुलिस स्टेशन सिटी में, जहां हम आपको दिखाएंगे थाने की सूरत हाल के बारे में। और यहाँ हमें ज्वाइन किया है SHO टोबा सिटी मोहम्मद साबिर ने। साबिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? साबिर, क्या है थाना, कैसे काम करता है, ये बताएंगे आप हमें? थाना बेसिकली एक अमन की जगह है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, कहते हैं ये खौफ की जगह है, नहीं खौफ की जगह शहरी घबराते हैं आप लोगों के पास आने में। अब जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, यहाँ पे लोगों को फ्रीली अप्रोच कर लेते हैं, वो हमसे मिलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। अब कोई डर खौफ नहीं है, सिस्टम टोटली चेंज हो चुका है। हम यहाँ पे लोगों को सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग अब आते हुए घबराते नहीं हैं, उनको हमने हर चीज़ जो है यहाँ पे प्रोवाइड की है। ये हमारा फ्रंट थाना हो और घबराहट ना हो, ये दो मुतजाद बातें नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। पहला सिस्टम टोटली चेंज हो चुका है। जैसे कि पहले लोग यहाँ पे आते हुए घबराते थे, अब हम फ्रीली हमें मिल सकते हैं, यहाँ पे हमें अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रंट गाइड है यहाँ पे, तो जो भी लोग आते हैं वो पहले फ्रंट गाइड को मिलते हैं, ये उनको गाइड करता है। गाइड करने के बाद जो उनके मसले मसाइल होते हैं वो उनको हल करता है। अच्छा साबिर, मुझे ये बताइएगा कि थाना काम कैसे करता है? ये आ गया आपका फ्रंट डेस्क। ये हमारा फ्रंट डेस्क है। फर्स्टली जब लोग यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास एक फ्रंट गाइड दिया हुआ है। अच्छा, ये गाइड है? जी सर, ये फ्रंट गाइड है। ये उनको ब्रीफ करता है, जो भी उनके मसले मसाइल होते हैं ये उनसे पूछता है। उसके मुताबिक अगर आईओ के पास उसने जाना है तो आईओ के पास लेके जाता है। कोई एप्लीकेशन होती है तो यहाँ पे सबमिट करवाता है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ये जिस ऑफिसर के पास उनको जाना होता है वहाँ पे भी लेके जाता है। टोटली ये उनको एक दिन में ये कितने बंदों को गाइड करता है? ये एक दिन में राउंड अबाउट 100 के करीब तो इनको गाइड करता होगा। अच्छा। जो भी साइल आता है यहाँ पे, जितने भी आते हैं उनको सबको ये गाइड करता है। ये क्यूमेट्रिक मशीन मैं देख रहा हूँ, ये क्या है? ये इसमें क्या क्या है? इससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं? इसमें जो भी उनके मुतलका है, मतलब जैसे ये पे है जुर्म की इतला है, रिपोर्ट गुमशुदगी है, SHO से मुलाकात है, जो भी उन्होंने करना हो उस हवाले से यहाँ पे एक क्लिक पे ही है, यहाँ पे एक पर्ची निकलेगी। उस हवाले से ये अगर SHO को मिलना है तो SHO के पास अप्रोच करेगा, फ्रंट डेस्क के मुतलका है तो फ्रंट डेस्क पे ले जाएगा। हमारे पास एक वर्चुअल वुमेन ऑफेंसर वाला यहाँ पे एक यूनिट हमने कायम किया हुआ है, जहाँ पे हमारी। अच्छा, नहीं, अभी हम इस पे आते हैं। आप नहीं समझते कि फ्रंट डेस्क के बाद आपके मुहर्रर की जो आमदनी का एक बड़ा जरिया है वो बंद हो गया? जी, आमदनी तो पहले भी नहीं थी। अच्छा, क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं है अब बिल्कुल चेंज। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अब की नहीं, पहले होता होगा लेकिन अब नहीं है ऐसा कुछ भी। हमारे दौर में जब से हमने ये ज्वाइन किया है तो ऐसा कुछ नहीं है कोई। अच्छा, क्यू मैट्रिक से हम आगे क्यों फ्रंट डेस्क पे आगे, फ्रंट डेस्क पे आगे हमारे पास ये अमला बैठा हुआ है। ये यहाँ पे जो भी साइल आता है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाता है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यहाँ से उन्हें एक रसीद मिल जाती है। वो रसीद लेकर उसके ऊपर आईओ का नेम और नंबर होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है। वो आईओ के पास एप्लीकेशन हमारी चली जाती है, वो यहाँ से रसीद। साबिर, आप नहीं समझते कि थाने में सबसे मुश्किल काम है आईओ को ढूंढना, उसकी दस्तयाबी का? अब हमारे पास आईओ रूम्स हैं, अलग अलग बैठे हैं हमारे पास आईओज हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो फौरी ये हमारे पास फ्रंट गाइड है, ये उनको लेके जाता है वहाँ पे। तो अब वो सिस्टम नहीं रहा कि उनको ढूंढना परेशानी हो कोई, क्योंकि वो अपने वेटिंग रूम में बैठे हैं, उधर वेट कर रहे हैं। जो भी क्लाइंट आता है उनको डील करते हैं प्रॉपर। अच्छा, तो ये फ्रंट डेस्क जो है ये 24 आवर है, ये मखसूस औकात है? कितने से कितने? 24 घंटे? 24 घंटे यहाँ। तो इनके कोई सर्विस चार्जेस भी हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट? कोई सर्विस चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
अच्छा, इनका कोई सर्विस पहले तो ये होता था ना कि गुमशुदगी की रपट लिखवानी है तो उसके भी सर्विस चार्जेस होते थे। नहीं, वो Hidden। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ फ्रीली है, फ्रीली है। हमारा जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, और कोई ऐसे चार्जेस नहीं है। अब करप्शन नहीं है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे वर्चुअल वुमेन जी सर। के हवाले से, वो क्या है? जितनी भी यहाँ पे खवातीन आती हैं जिनके अगर उनके हस्बैंड के साथ लड़ाई है, डोमेस्टिक वायलेंस है, या फिर उनका जायदाद का कोई मसला है, या हमारे पास ट्रांसजेंडर हैं, वो यहाँ पे आते हैं। हमारी एक बीएसओ बैठी है यहाँ पे, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, तो वो उनको डील करते हैं। अच्छा, ये जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर है, जी। ये कैसे डील करती है? इसको आप मोरली क्या सपोर्ट करते हैं? अगर इसको कहीं रेट कर पे भी इसको लेके जाते हैं कि ये सिर्फ थाने में आने वाली जो खवातीन हैं उनके थाने में आने वाली जो मतलब क्लाइंट है, उनको ये डील करती है। उसमें लेडीज हैं, ट्रांसजेंडर हैं, या बुजुर्ग हैं, या बच्चे हैं, उनको ये डील करती क्या ये सहूलत सिर्फ बड़े थानों में है या तमाम थानों में ये है। ये अब सहूलत? तमाम थानों में है। अच्छा, तो ये आप ये प्राइवेट हैं कि सरकारी हैं ये सरकारी हैं, हमारी ऑफिसर हैं ये। अच्छा। हाँ जी, ये हमारी कांस्टेबल है, अच्छा। सोबिया बतूल इनका नाम है। अच्छा। तो ये जितने भी यहाँ पे लेडीज आती हैं उनको ये डील करती हैं, और उसके बाद अगर उनका कोई मसला मसाइल है, फिर ये एसएचओ को बताती हैं, एसएचओ के बाद आईओ को भी बताती हैं। तो ये हमारे पास लेके आती हैं, उनके मसले मसाइल हल करवाती हैं। अच्छा सोबिया, कैसे आप अपने पास आने वाली खवातीन की बात सुनती हैं? किस तरह आप उनको एतमाद दिलवाती हैं कि उनका मसला जो है जायज़ वो हल होगा? सर, हमारे पास जो आती हैं खवातीन, उनमें ज़्यादातर खवातीन होती हैं, ट्रांसजेंडर होती हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। एप्लीकेशंस अपने मसले मसाइल लेकर हमारे पास आते हैं, हम उनको सुनते हैं, उनके मसाइल उनको डील करते हैं, उनकी एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। कुछ विक्टिम्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो अपनी एप्लीकेशन लिख सकें, हम खुद उनकी एप्लीकेशन लिखते हैं। एक दिन में, एक हफ्ते में या एक माह में क्या रेशो है शिकायत की खवातीन के हवाले से और दूसरे जो है? सर, डेली बेसिस पे हमें जो कॉल्स हैं वो रिसीव होती हैं, वो डेली बेसिस पे 5 से 10 हो जाती हैं। तो किस तरह इस सारी सूरत हाल को लेके आप चलती, क्योंकि आप तो अकेले हैं? सर, हमारे पास जो खवातीन आती हैं वो ज़्यादातर घरेलू लड़ाई झगड़े होते हैं, तशद्दुद का शिकार होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होती तो क्या आप उनके मियाँ को बुलाते हैं, उनके खामदों को बुला के किस तरह समझाते हैं ज़रा, धमकी अमेज या प्यार से? है। नहीं सर, हम पार्टीज को बुलाते हैं, उनको एसएचओ साहब के पेश करते हैं। अच्छा, समझाने का काम ऐसा चुका है? जी सर, आप नहीं समझाते? सर, उनकी 24 आवर्स के अंदर उनकी ज़्यादातर सुलह हो जाती है, क्योंकि वो घरेलू लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर सुलह ना हो तो हम विदिन 24 आवर्स उनकी एफआईआर दे देते हैं। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं ये खातून जो कि थाने में आने वाली ख़वातीन, ख़ासतौर पे जिनके डोमेस्टिक मसाइल होते हैं, ये उनको सुनती हैं, उनके मसाइल को हल करती हैं। ये एक खुशाइन इक़दाम है पंजाब के थानों में ऐसी ख़वातीन ऑफिसर्स की तैनाती के हवाले से। अच्छा साहब, ये तो होगी आपकी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर। जी जी। अब हमें थाने का कौन सा हिस्सा दिखा रहे हैं? हमारे आईओ रूम है। अच्छा। यहाँ पे लोगों की समाअत होती है। अच्छा। यहाँ पे उनके मसले मसाइल हैं, जो भी हैं आईओ के पास, जो भी एप्लीकेशन जाते हैं वो वहाँ पे। अच्छा साहब, एक दिन में कितने लोग आप लोगों से रुजू करते हैं, आप लोगों के पास आते हैं अपने मसाइल लेके, वो आपको बताते हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये जुर्म हो गया, या ये किस तरह? उसमें काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, जिसमें मुकदमे वाले लोग भी आ जाते हैं, जिन पे एफआईआर्स हैं वो भी आ जाते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशंस वाले हैं वो भी आ जाते हैं, जिनको फर्दर कोई ऐसे मामलात जो थाने के रेलिवेंट होता है उसमें वो हम उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये काउंटलेस हैं, कभी 20 आ गए, 25 आ गए, 30 आ गए, 50 तक भी हो सकते हैं। तो ये डेली बेसिस पे हम उनको काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, आप हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर। जी जी। थाने में होने वाले तमाम मामलात की जिम्मेदारी आपकी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थाने में करप्शन के हवाले से क्या सूरत हाल है? करप्शन के हवाले से आप इतनी नहीं है करप्शन, बिल्कुल नहीं। हमें इन्वेस्टिगेशन फंड मिल रहे हैं, हमें ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है, हमें मतलब हर चीज़ वो आईजी साहब की तरफ से मिल रही है, जिससे करप्शन का अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये हैं आपके आईओ जो कि आने वाले साइलिन ये खालिद साहब हैं। की गुफ्तगू जो है उनके मसाइल सुनते हैं। जी जी, ये खालिद साहब हैं। अच्छा खालिद साहब, आप कैसे काम करते हैं, किस तरह तयन करते हैं कि आपके पास ये जो दरख्वास्त आई है इस पे ये जुर्म बनता है, या ये दरख्वास्त सच्ची है या ये झूठी है? जो दरख्वास्त मेरे पास आती है ना, कुछ उसमें होते हैं फौरी नौयत के, और उसमें एक वन साइडेड एक दूसरी पार्टी नहीं होती। जैसे गुमशुदगी का किसी का मसला है, कोई लाइसेंस गुम गया है, शनाख्ती कार्ड गुम गया है, हम उसको जो इब्तदाई चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी करके उसको रिपोर्ट नीचे बना देते हैं, वो फ्रंट डेस्क पे रिपोर्ट काम पे चला जाता है, वो उसी पे मिल जाती है उसकी। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें 2 पार्टियाँ होती हैं,
वो हम उसी वक्त अगर तो दूसरी पार्टी अवेलेबल हो, तो चूँकि सिटी एरिया है तो अभी हम उसको वेट करा लेते हैं, दूसरी पार्टी को बुलवा लेते हैं, फौरी तौर पे उनको दोनों को सुन के उसका तयन कर लेते हैं। अच्छा खालिद, जब दो पार्टी आप सुनते हैं तो एक को आपने इंसाफ देना है और एक को आपने इंसाफ नहीं देना, यानी जो डिज़र्व करता है उसको आप अपनी सोच के मुताबिक उसको इंसाफ। तो इस दौरान करप्शन की शिकायत सामने आती, कहा जाता है कि जी खाला साहब विक गए जी, है ना, दूसरी पार्टी को पैसे चुक ले। मैं गुजारिश ऐसी सूरत हाल से कैसे मैं निपटते हैं? गुजारिश करूँगा, ये एक हमारे मुआशरे की मजबूरी तौर पे सोच है। बाकी लिहाज से सोच है। अच्छा, जिसके हक में हो गया वो कह रहा है कि पुलिस बहुत अच्छी है, जिसके खिलाफ का इजहार है, एक मामला उसमें एक ही बंदा हक पे है, राइट पे है, एक मतलब रांगे पे है, जिसके खिलाफ जाएगा वो तो कहेगा कि पुलिस तजर्बे की रोशनी से बताइएगा कि आपके पास आने वाली जो दरखास्तें हैं जी उसमें कितनी सच्ची होती हैं, कितनी झूठी होती हैं? उसमें आप कह सकते हैं कि कोई 65% जो है वो झूठ पे मबनी होती है। उनके मामला अदालतों में सिविल नौयत के चल रहे होते हैं, उनको टैकल करने के लिए ना वो पुलिस के पास आते हैं ताकि उनको दूसरे बंदे के पार्टी के ऊपर ना रोक कायम किया जाए। ये एक लम्हा फिक्रिया है, हमारी माशरती पस्ती का मुंह बोलता सबूत है कि 100 दरख्वास्तों में से तकरीबन 65% दरख्वास्तें जो होती हैं वो झूठ पे मबनी होती हैं। हम झूठ बोलकर इंसाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं, हम मजलूम बनकर सामने वाले को जालिम साबित करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी अखलाकी पस्ती है, ये हमारी सोच के बारे में बताती है कि हम कितनी छोटी सोच के मालिक हैं। थाने के मजीद हिस्से भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर ब्रेक पे जाने से पहले ख़त्म किया था। मेरे साथ मौजूद हैं SHO सिटी टोबा साबिर रहमान। साबिर, ये कौन सा कमरा है? ये तो मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि अदालत टाइप कमरा आपने बनाया है। ये हमारा DRC रूम है, अच्छा जी। डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी। अच्छा जी। यहाँ पे हमारे जो नाकाबिल दस्तअंदाजी जराइम होते हैं, जो पब्लिक के होते हैं, उनकी सुलह के लिए एक कमेटी बनाई हुई है ताकि उनके मामला यहाँ पे हल हो सके। उसमें हमारे मेंबरान कुछ अंजुमन ताजरान के होते हैं, कोई रिटायर्ड पुलिस अफसरान होते हैं, वकला साहबान होते हैं। ये कमेटी मतनाज़ा नहीं हो जाती कई मामलात में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी क्योंकि हम आसानी से तो अपने खिलाफ होने वाले फैसले को नहीं मानते। नहीं, मुतनाज़ा हो भी जाती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पे मामला हल भी हो जाते हैं। तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट है। बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। कितना अच्छा इम्पैक्ट है इसका? इसमें मतलब जो नाकाबिल दस्तअंदाजी यहाँ पे ज़्यादातर सुलह हो जाती है। अच्छा, तो नहीं जी, आपने हमें ये तो दिखा दी, तो अब हमें क्या दिखा रहे हैं जी? अपना मुहर्रर रूम। जा रहे हैं हम थाने का मुहर्रर रूम देखने के लिए। मुहर्रर, जिसे उर्फ़ आम में थाने की माँ कहा जाता है, वो क्या करता है, कैसे काम करता है, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। अच्छा, तो साबिर, ये है आपका मुहर्रर रूम। ये साहब कौन है? ये हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। अच्छा, ये जितनी भी डायरीज होती हैं या मीटिंग्स तैयार होती हैं, ये हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर साहब इसमें अच्छा, पूरी हेल्प करते हैं हमारी, और मीटिंग्स वगैरह ये रेडी करते हैं। यानी सरकारी थाने के जितने भी सरकारी अमूर हैं। सरकारी अमूर वो ये करता है हमारे काम, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। अच्छा जी, ये अब कौन सा ये कमरा है? हमारा फ्रंट डेस्क है। ये है जी फ्रंट डेस्क। अब यहाँ हमें ज्वाइन किया है DSP आसिफ शाह ने। तो साबिर के बाद अब हम आ गए हैं आसिफ साहब की कस्टडी में। तो आसिफ साहब हमारे साथ क्या सलूक करते हैं, हमें क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। ये है आपका फ्रंट डेस्क रूम। ये हमारा फ्रंट डेस्क रूम है। यहाँ पर हमारे थाना के जितना रिकॉर्ड है उसकी तकमील होती है। अच्छा, रजिस्टर की तकमील पहले मैनुअल हुआ करती थी, अब तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो गया है। अच्छा, तो तमाम रजिस्टर्स है की तकमील जो है ये हमारे 2 PS से बैठते हैं। एक इधर फ्रंट डेस्क पे जो एप्लीकेशन आती हैं उनको वो डील करती हैं, दूसरी इधर बैठ के इस शिफ्ट में ये अभी। तो आप समझते नहीं कि इतने सारे रिकॉर्ड की तकमील के लिए ये 2 खवातीन काफ़ी हैं? ये शिफ्ट वाइज इनकी ड्यूटी होती है। अच्छा, डे शिफ्ट में 2 आते हैं, एक नाइट शिफ्ट में हमारा PS है। तो ये रिकॉर्ड की तकमील मुहर्रिर और जो नायब मुहर्रिरान हैं उनके साथ में ये करते हैं। अच्छा, ये फ्रंट डेस्क जो है ये 24 आवर आपका काम करता है? जी, जिस तरह हमारा थाना 24 आवर्स काम करता है, हम पुलिस वाले 24 आवर्स काम करते हैं। हमारे रिकॉर्ड की तकमील भी 24 आवर्स होती है और साथ साथ चलती रहती है।
اچھا ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ فرنٹ ڈیسک کے بعد یہ کمرہ کیا ہے؟ سر یہ ہمارا مورر روم ہے، جس کو اسٹیشن کلرک بھی بولتے ہیں، جس کو تھانے کی ماں بھی جس بولتے کو ہیں؟ تھانے کی وہ پرانے لفظوں میں تھانے کی ماں بھی کہتے ہیں۔ تھانے کی ماں اب یہ ہے کہ یہ ہے؟ یہ ہمارا مورر ہے اعجاز، یہ ہے یہ اسٹیشن کلرک۔ یہ روایتی انداز میں ہی تھانے کو آپ لے کے چل رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی جدت نہیں لے سر، کے آئیں؟ بہت زیادہ جدت آ گئی ہے الحمدللہ۔ اب پولیس کی ورکنگ میں، پولیس کے کام میں، پولیس کے بیہیویئر میں، تو اب یہ محرر کو جو ریکارڈ کی تکمیل ہے وہ پیچھے کمرہ بنایا ہوا ہے، یہاں بیٹھ کے کرتا ہے۔ فرنٹ پہ ہمارے پی ایس اے، ہمارا گائیڈ، ہمارے وی ایس او وہ ادھر بیٹھے ہیں، جو آنے والے سائلین کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے معاملات، ان کے مسائل، ان کو جو ہے آن دا اسپاٹ وہ حل کرتے ہیں۔ پولیس نو برا اکھاں میری کی مجال، میرے دائیں پولیس، میرے بائیں پولیس، میرے پیچھے سر پولیس، میرے آگے الحمدللہ پولیس۔ پولیس جو ہے وہ جو ہمارے جو پریشان حال لوگ آتے ہیں، اچھا یہ مجھے جو مجھے ان مجھے کا مداوع کرتے اچھا ہیں، مجھے ہم ان کے محافظ ہیں۔ اچھا صاحب مجھے یہ بات بتائیں، ماشاءاللہ سینئر پولیس آفیسر ہیں، لفظ پولیس وہ جسم میں سنسناہٹ سی کیوں آ جاتی ہے؟ قطعاً ایسی بات نہیں سر۔ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو پولیس کا سسٹم ہے یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1861 میں پولیس ایکٹ آیا اور 1934 میں پولیس رولز آئے۔ اچھا تو اس کے تحت یہ انگریز نے محکمہ قائم کیا تھا ادھر اپنے رول کرنے کے لیے، لیکن 1947 کے بعد ملک آزاد ہو گیا۔ پہلے پولیس فورس تھی، اب پولیس سروس ہے۔ اچھا، اور purpose پولیس کے لیے فورس اور پولیس سروس میں کیا فرق ہے؟ فورس اور سروس میں یہ ہے کہ فورس بنی تھی، انگریز نے بنائی تھی اس ایریا بر صغیر پاک و ہند میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اپنی جو ہے رٹ جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، یہ محکوم قوم تھے ہم۔ جب 47 کے بعد دونوں ملک آزاد ہو گئے، انڈو پاک وہ ہندوستان بن گیا، ہم پاکستان بن گئے، تو اب وہی پولیس جو ہے وہ پولیس سروس ہے، اب وہ پولیس فورس نہیں رہی۔ اب ہم الحمدللہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور پولیس اور اسپیشلی پنجاب پولیس، میں آپ کو سر گزارش کروں کہ وہ ادارہ ہے جو ہمارے معاشرہ میں سب سے زیادہ کام کرتا ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کے مسائل اور معاملات جو ہے وہ یقیناً پنجاب پولیس کام کرتی ہوگی۔ ڈی ایس پی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ پولیس فورس کیا ہے، پولیس سروس کیا ہے، فورس سے سروس تک کا سفر بھی انہوں نے بتایا۔ میں بات کروں گا تھانے کی ماں سے، جسے محرر کہا جاتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے؟ کیا فرنٹ ڈیسک بننے سے اس کی ذرائع آمدنی بھی متاثر ہوئی ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے؟ جی اعجاز خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہیں آپ۔ اعجاز خان صاحب کیسے تھانہ چلاتے ہیں آپ؟ سر، آسان طریقے سے چلا رہے ہیں سر۔ کیسے احسن طریقے سے چلا رہے ہیں آپ؟ 28/2/17 کو فرنٹ ڈیسک کی بنیاد رکھی گئی سر۔ اچھا نہیں وہ تو رکھی گئی، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تھانے کے معاملات کو کس طرح چلاتے ہیں، کون کون سے معاملات ہیں جو آپ چلاتے ہیں؟ میں محرر کا کام ہے ریکارڈ کیپر سر۔ جی آپ ریکارڈ کیپر ہیں؟ ریکارڈ کیپر، اچھا تمام ریکارڈ پہلے وہ فرنٹ ڈیسک پہ ہوتا ہے، اس کے بعد مینوئل ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اچھا، تو اعجاز یہ کہا جاتا ہے کہ محرر سے تو کانسٹیبل سے لے کے ایس ایچ او تک سب ڈرتے ہیں، کون سی گدڑ سنگھی ہوتی ہے محرر؟ نہیں سر، ایسی بات کوئی نہیں ہے، ڈرتے کوئی نہیں ہے سر۔ محرر کا کام ہے سر ریکارڈ کیپر، اس کی تکمیل کرنا، ہر رجسٹر کی۔ کتنے رجسٹرڈ ہیں آپ کے 25 پاس؟ رجسٹر ہیں۔ 25 رجسٹر ہیں۔ 25 کے 25 فعال ہیں کہ اس میں کچھ حذف بھی ہو گئے ہیں؟ 2 حذف ہو چکے ہیں۔ کون کون سا؟ رجسٹر نمبر 7 اور 15 7 اور 15 پہلے کس کام آتے تھے؟ سر، رجسٹر نمبر 7 سرکا مویشی تھا۔ اچھا 15 نمبر رجسٹر جو تھا نا پداشرہ امات، سر اس کو آپ اپنے حذف کر دیا، اب 23 رجسٹر کام کرتے ہیں۔ اچھا آصف مجھے یہاں بتائے گا یہ جو 23 رجسٹر ہیں اس میں رجسٹر نمبر 1 کیا ہے، 2 کیا ہے، 3 کیا ہے؟ سر اس میں جو رجسٹر نمبر 1 ہے وہ ہے ہماری ایف آئی آر، ٹھیک ہے 154 ضابطہ فوجداری، ٹھیک ہے۔ رجسٹر نمبر 2؟ کسی جرم کی اطلاع آتی ہے تو اس کو فوری طور پہ ہم رجسٹر نمبر 1 میں درج کرتے ہیں۔ رجسٹر نمبر 2؟ رجسٹر نمبر 2 یہ ہمارا روز نامچہ ہے، جس میں ہم جو کام، جو آمد جامد، تھانے کی ٹوٹل ورکنگ، ملازمان کے آنا، گشت پہ جانا، ایس ایچ او کا آنا، تو اس کا جو ٹوٹل ہمارا ایک جو روزمرہ جات لکھتے ہیں ہم، پوری ورکنگ جو ہے وہ ہم اپنے رجسٹر روز نامچہ میں درج رجسٹر نمبر 3؟ چلتا رہتا ہے۔
3 हमारा रजिस्टर जो है वो सर हमारा सर्कुलर आर्डर एंड स्टैंडिंग आर्डर जो हमारे सीनियर अफसरान की तरफ से हमारे अहकाम आते हैं, कोई अपना स्टैंडिंग आर्डर आते हैं, उनको जो है एक फाइल टाइप है वो 2 हमने बनाई हुई, स्टैंडिंग आर्डर और सर्कुलर आर्डर, वो उसमें हम जो है। अच्छा साहब, ये रजिस्टर नंबर 4, 5, 6 क्या है? 4 जो है मुजरमान इश्तिहारी है, उसमें जितने भी इश्तिहारी होते हैं उनको रिकॉर्ड होता है। जो 5 है वो खत किताबत है, अच्छा, उसमें जितने भी कोई लेटर्स वगैरह आते हैं वो लिखते हैं। और 6 जो है वो तस्दीक चाल चला। अच्छा, 7, 8, 9 ये 7 नंबर रजिस्टर हज़फ हो चुका है। ये रजिस्टर जो था ये फाटक मवेशियाँ, अब ये यूनियन काउंसिल में चला गया है। तो बाकी इस तरह रजिस्टर नंबर 9 आपने पूछा, रजिस्टर नंबर 9 बड़ा बेसिक रजिस्टर है जो लोगों का डे वाइज होता है, ये कि जितने गांव, जितने चकूक, जितने महल्ला जात हैं उन उस हिसाब से ये रजिस्टर है। और हर गांव, हर दे, हर महल्ले के जो लोग जुर्म करते हैं, एक उस गांव में जब जुर्म होगा, उस मोहल्ले में उस बीट होगा, उसका अलहदा नंबर होगा, उसमें हम दर्ज कर लेंगे उन लोगों का। फिर बाहर का बंदा कोई आके वहाँ जुर्म करेगा, उसको उसमें दर्ज करेंगे। जब यहाँ का बंदा इस मोहल्ले का, इस रजिस्टर से मुतलका, इस गांव चक से मुतलका किसी दीगर थाना में जाके जुर्म करेगा तो वहाँ उसकी इतला जो है वो हमें वसूल होगी। अच्छा, ये रजिस्टर नंबर 10, 11, 12 क्या है? ये रजिस्टर नंबर 10, 11 जो है ये मुजरिमान इश्तिहारी के मुतल्लिक होता है। अच्छा, तो एक हम उसके अल्फ़ाबेटिकली उसमें दर्ज करते हैं, एक उनका जनरली सीरीज वाइज हम दर्ज करते हैं। और इसमें एक हिस्सा जो है उसका फौजी मफरूरान जो हैं, जो हमें आर्मी की जानिब से आर्मी डेजर्टर, मिलिट्री डेजर्टर रहते हैं, उनके नाम भी इसी रजिस्टर के एक हिस्सा में दर्ज होते हैं। 12 नंबर रजिस्टर जो है ये सर हमारा मजारिया मसूला है, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक इसमें जब हम कोई इतला दीगर थाना में एक FIR दर्ज होती है, यहाँ वो मुजरिम दूसरे थाना के मुतलका है, उसकी इस 12 का वो लगा के वहाँ FIR साथ उसका यह बंदा गिरफ्तार होता है, यहाँ पर दूसरे थाना से मुतलका है, उसका 12 का नंबर लगा के, उसकी FIR लगा के SHO की जानिब से उसका एक सर्टिफिकेट शनाख्त मुल्ज़िम उस थाने में जाता है। वहाँ के मसूला जो हिस्सा है, इसी 12 का मसूला हिस्सा उसमें दर्ज हो जा कि मेरे इलाके का बंदा इसने फलां थाना में जुर्म किया, उसका जो है उसमें इंदराज हो जाएगा। अच्छा एजाज, 13, 14, 15 रजिस्टर नंबर किसका? 13 नंबर राय बुक अफसर गजट अफसरान, और 14 नंबर? हाँ जी, 14 नंबर गजट इंकशाफ। 15 सर खत्म हो जाते हैं, 15 खत्म हो हाँ जी, गए। 16, 17, 18 दूसरा माल सरकार 16 जी, 17 समियात यानी जहर खाने वाले 6 हिस्से ने 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ठीक है। और 18 ਇਹ 18 सर नगदी सर। नगदी। रजिस्टर नंबर 19, 20, 21 हमारी रिकवरीज होती है ना, रजिस्टर नंबर 19 में जो दर्ज की जाती है। हाँ, और जो 20 है वो रसीद नकदी है। और 21 जो है उसके तहत हम जो भी है ये हम तकमील करते हैं चलान की, तो उसके तहत हम रोड काटते हैं, रोड सर्टिफिकेट। अच्छा आसिफ, रजिस्टर नंबर 22 और 23 क्या है? सर रजिस्टर नंबर 22 जो है ये रजिस्टर रसीद असला है। अच्छा, कि जब कोई वेपन असला थाना में जमा होता है तो उसकी हम रसीद काट के उसको देते हैं, वो रजिस्टर 22 है। हाँ, 23 जो है ये गजट इंकशाफ जराइम, पूरे पंजाब में हर माह IG ऑफिस की जानिब से गजट इंकशाफ जराइम छपता है, जिसमें जो मिसिंग पर्सनस हैं, जो व्हीकल्स हम इम्पाउंड करते हैं 550 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, या को गैंग्स वगैरह पकड़े जाते हैं, उनकी इतला थ्रू आउट द प्रोविंस। अच्छा आसिफ साहब लगे हाथों ये भी बता दें कि रजिस्टर नंबर 24 और 25 क्या है? सर रजिस्टर नंबर 24 जो है ये मजबूआ कवायद पुलिस है, अच्छा जी, ताज़ीरात पाकिस्तान, ज़ाब्ता फौजदारी। अच्छा, और 25? और 25 जो है ये SHO का एक सीक्रेट रजिस्टर होता है, जो उस रजिस्टर में अपने इलाका में पाए जाने वाले मुख्तलिफ बरादरियाँ, जो क्रिमिनल्स हैं, जो गैंग्स हैं, जो पुलिस के साथ ताउन करने वाले लोग हैं, उनके बारे में ये एक सीक्रेट जो है इंफॉर्मेशन वो SHO दर्ज करता है, ताकि और जो सबका SHOs उस थाना में रह चुके हैं उनकी जो उसमें नोट्स दिए हुए हैं उनसे अपनी रहनुमाई लेता है, और आइंदा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो उसके साथ जितना अरसा वो तैनात SHO रहे, वो अपनी इंफॉर्मेशन टोटल जो है अपने दौरान तैनाती की वो उसमें दर्ज करते हैं। ये है 25 रजिस्टरों की कहानी। रजिस्टर नंबर 1 से लेके 25 तक किस रजिस्टर का क्या क्या किरदार है। 2 रजिस्टर हज़फ कर दिए गए, 23 अभी भी फ़ाल हैं, लेकिन थाने में मौजूद रजिस्टर्स की तादाद आज भी 25 है। अगर इन 25 रजिस्टर्स को ईमानदारी से कोई भी थाने का मुहर्रर या SHO या दीगर सुपरवाइज़र ऑफिसर इनको अप टू डेट रखे तो कोई वजह नहीं कि इलाके का क्राइम मुकम्मल तौर पर कंट्रोल ना हो सके। इसी थाने में FIR भी है, रोज़नामचा भी है।
FIR آج بھی ہاتھ سے درج کی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے کمپیوٹر پہ جو ہے وہ کنورٹ کیا جاتا ہے، جبکہ جو روز نامچہ ہے وہ تھانے کے معاملات، آمد و رفت کے معاملات، تھانے میں ریڈ کے حوالے سے، تفتیشی ٹیموں کو بھجوانے کے حوالے سے، افسران کی تعیناتی، ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے روز نامچے کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ تمام معاملات جو ہے وہ دیکھتا ہے تھانے کا محرر۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد ہم آپ کو تھانے کے دیگر حصے بھی دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھانے کے مختلف حصے اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تھانہ کیسے کام کرتا ہے، تھانے میں کون سا رجسٹر کس چیز سے متعلقہ ہے۔ اب ہم موجود ہیں تھانے کے اس حصے میں جہاں پر حوالات ہے۔ حوالات جس کو سنتے ہی ایک مرتبہ جسم میں سنسناہٹ آ جاتی ہے، قید خانہ۔ ہر تھانے میں تقریباً 2 حوالاتیں ہوتی ہیں، جن میں ایک زنانہ ہے، ایک مردانہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ بھی ہم پوچھتے ہیں DSP آصف شاہ سے۔ آصف، 2 حوالاتیں کیوں ہوتی ہیں ہر اس لیے تھانے سر میں؟ ہے 2 حوالات اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ایک میں خواتین جو ہے وہ ہم ان کو رکھتے ہیں، دوسرا جو ہے اس میں میلز جو مرد حضرات مجرمان ہمارے پاس آتے ہیں ان کو رکھتے ہیں۔ تو ان کے عورتوں کے اور مردوں کے کو الگ الگ حوالاتوں میں رکھا جاتا ہے۔ خواتین عام طور پہ ہینیس اوفینسز جو ہیں ان میں ہی اب جو قانون رائج الوقت ہے اس کے تحت ان کے ریمانڈ وغیرہ ہوتے ہیں، ادروائز جو سمپل جرائمز ہیں ان میں وہ اچھا چلیں، اب مجھے یہ بتائیں آصف، ان لیگل کسٹڈی تھانوں میں ہوتی ہے آج بھی؟ اب یہ نہ کہہ دینا جی نہیں جی یہ پہلے کبھی ہوتی تھی۔ اب انلیگل کسٹڈی بالکل سر اب بند ہے، ختم ہے، اس کے بارے میں افسران کا سختی سے اب کہاں رکھتے ہیں جن کو انلیگل کسٹڈی میں لینا ہو تو ان کو تھانے میں کہ سر یہاں اب کسی؟ میڈیا کا دور ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تھانے کا کوئی سٹاف کسی کو انلیگل کسٹڈی میں رکھے۔ آپ کیسے چیک کرتے ہیں حوالات کو؟ کس طرح آپ سرپرائزلی جب وزٹ کرتے ہیں؟ جب رات کو ہمارے سینئر افسران کی یا گزٹڈ افسران کی گشتیں ہوتی ہیں تو ہم آ کے حوالاتوں کا ملاحظہ کرتے ہیں، روزنامچے سے اس کو ٹیلی کرتے ہیں، اور لسٹ پڑی ہوتی ہے محرر کے پاس، وہ لے کے چیک کرتے ہیں کہ کتنے ملزمان تھانہ میں حوالات میں پڑے ہیں اور کس کس مقدمہ میں ہیں، کب گرفتار ہوئے، کتنے ریمانڈ پہ ہیں، کب انہوں نے جوڈیشل ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں روزمرہ بیس پہ تمام تھانہ جات میں چیک کی۔ اچھا صابر، مجھے یہ بتائیں، آپ کے حوالات میں جب ایک بندہ بند ہو جاتا ہے جی، تو آپ کتنی دیر اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں؟ 24 آورز ہم اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں۔ چاہے اس کا جرم کوئی بھی ہو؟ جی جی، جرم کوئی بھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد؟ اس کے بعد ہم علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے۔ 24 آورز کی ہماری کسٹڈی ہے، ہم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اچھا انلیگل کسٹڈی ہو جاتی ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا کہ بندہ بغیر لکھ پڑھ کے حوالات میں رکھ دیا اور اوپر سے آفیسر کی ریٹ ہو جائے؟ اب کیونکہ حوالات میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، حوالات میں بھی کیمرے لگا دیے آپ نے؟ حوالات میں کیمرے ہیں، اچھا، چیک اینڈ بیلنس ہے اس کا، تو اب انلیگل کسٹڈی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ان لیگل کسٹڈی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چلے اگر یہ سچ ہے تو ہم ان کی سچ کو بھی مان لیتے ہیں۔ ہم نے آپ کو دکھایا حوالات، تھانے کے اندر ایک مرکزی مقام رکھتی ہے یہ بھی۔ جس تھانے میں حوالات نہ ہو اس کو تھانہ ہی نہیں مانا جاتا، لیکن یہاں تو 2 حوالات ہیں۔ تو اب ہم پوچھتے ہیں آصف سے بھی اور SHO صابر سے بھی کہ اب یہ ہمیں اگلے کون سی جگہ دکھا رہے ہیں تھانے کی، کون سا اہم مقام دکھا رہے ہیں؟ صابر، اب آپ ہمیں کہاں لے کے جائیں یہ گے؟ ہمارا ایک مال خانہ ہے جس میں ہمارا اسلحہ ہے، اچھا، اسے کہتے ہیں، تو وہاں وہ آپ کو بھی ذکر ہے۔ چلتے ہیں جی حوالات سے سیدھا مال خانہ، جسے عرف عام میں کوت خانہ بھی کہتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہے، کس طرح کا اسلحہ ہے اور کس طرح کا مال پڑا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ یہ ہے تھانے کا کوت خانہ، جسے اسلحہ خانہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بلٹ پروف جیکٹس ہیں، مختلف نوعیت کا اسلحہ ہے، جس میں G3 رائفل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیمی آٹومیٹک بھی ہے۔ یہ ایک قدیمی رائفل ہے، لیکن اس کا مقام آج بھی موجودہ اسلحے سے کہیں زیادہ ہے، اس کی رینج بہت زیادہ ہے۔ اس کوت خانے میں اور کون کون سا اسلحہ ہے یہ بھی ہم پوچھیں گے DSP آصف شاہ سے۔ آصف، یہ تو ہوگی G3، یہ ہوگی G3 اور یہ ہوگی SMG، اور کون کون سا اسلحہ یہ ہے؟ سیمی گن ہے سر، G3 آپ نے دیکھی، اس کے علاوہ SMG جس کو ہم فلاشن بولتے ہیں وہ بھی ہیں؟ وہ بھی موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اسلحے کے علاوہ ہم یہاں پر
जो ये एंटी राइट का सामान है ये भी है। वो हमारे पास, छोटी गन एक MP5 है उसको कहते हैं, वो है। उसके बाद हमारे हेलमेट्स हैं, शील्ड्स हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो रेड्स के दौरान हमारे मुलाजमान अफसरान पहनते हैं वो हैं। अच्छा, जब एक जवान रेड के लिए जाता है तो इस कमरे से असला लेके जाता है, बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट लेके जाता है, रेड की SOPs क्या हैं? सिस्टमाइज सिस्टम है हमारा कि जब कोई ऑफिसर अपने मुलाजमान के साथ रेड पे जाता है तो रेड की सवियरिटी और सेंसिटिविटी के हिसाब से वो प्रॉपरली जो है अपना असला, अपना साजो सामान लेके जाता है। हेलमेट, अगर इश्तिहारी मुजरमान पे रेड करना है तो उसमें वो अपनी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, जो आपका हेलमेट है, जो प्रॉपर असला है, वो लेके अपने नाम पे इशू करवा के जाएगा और अकॉर्डिंग टू SOP जो है वो रेड करेगा। रोजनामचे में उसका बाकायदा इंदराज होगा, फलां अफसर, फलां मुलाजमान, फलां गाड़ी जिसका ये ड्राइवर था, ये फलां एरिया में गए हैं। अगर अपने ज़िला या अपने थाना से बाहर जाएंगे तो वहाँ मुतलका थाना में जाके हमारा स्टाफ जो है वो बाकायदा रोजनामचे में अच्छा सबीर, जब आपकी टीम रेड करती है तो एज ए स्टेशन कमांडर आप उनको SOPs में क्या बताते हैं कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? कि जाते ही मारदार, जख्मदार, दरवाजे तोड़ दो, कसौन मुक्की शुरू? नहीं, जिस नौइयत का रेड हो उस हवाले से मतलब ब्रीफ किया अच्छा, मसलन कौन कौन सा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है छोटे लेवल के रेड्स होते हैं, जैसे कोई मतलब चोरी चकारी वाला है, कोई चोर है तो उस पर कैसे रेड करना है, वो हर चीज़ की एक SOP के मुताबिक ही है। मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट्स लेके जाएं, नफरी की स्ट्रेंथ हो, रोजनामचा में एंट्री हो, वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें। तो मतलब मुख्तलिफ नौइयत के रेड हैं तो मुख्तलिफ नौइयत के हिसाब से। अच्छा, अमूमन देखने में आता है कि थाने में पड़ा पड़ा असला जो है जिसको चलाया ही नहीं जाता वो जंग खा जाता है, तो उससे कैसे निपटते हैं? इसका एक हमारे पास वीकेंड पे हम ये एक एक्सरसाइज करते हैं कि इसको सफाई करते हैं। अच्छा, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, इसको और तेल वगैरह देते हैं, मतलब हर लिहाज से हम इसको साफ सुथरा रखते हैं ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी हम इसको यूज कर सकें। अच्छा आसम मुझे बताएं कि दौरान रेड अक्सर नारवा रवैये की शिकायत आती हैं कि जवान रेड करने के लिए गए, उन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ कर दी, चीज़ें उठा ली, दरवाजे तोड़ दिए, ये भी SOPs का हिस्सा होते हैं? कतन ऐसी बात नहीं है सर। तो फिर ऐसा क्यों होता है? सर, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। चले, जो एक जैसी नहीं है, जो एक जैसी हैं उनके बारे में बताते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि रेड हमेशा SOP के मुताबिक क्रिमिनल्स के अगेंस्ट होता है। तो एक तरफ क्रिमिनल्स की बात है, एक तरफ हमारी बात है। तो हमारी गुजारिश आपसे ये हम बता रहे हैं आपको कि SOP की खिलाफ वर्जी कतन नाम सीनियर अफसरान करने देते हैं ना ही करते हैं। हाँ, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपनी स्किन सेव करने के लिए पुलिस के ऊपर, रेडिंग अफसर के ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगाते हैं। अच्छा, ये कमरा मलकियत किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है? ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मुहर्रिर जो है इसकी जिम्मेदारी है कि जब कोई अपना रेड पे टीम जाए उसको प्रॉपरली जो वेपन्स और उसके अलावा दीगर जो उसका सामान है उसका सेफ्टी के लिए वो उनको इशू करे और इशू करके तो फिर रेड पे भिजवाए। अच्छा साबिर, माल खाने से, असला खाने से असला चोरी हो जाता है, ऐसे भी वाक़यात हैं, तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए क्या है? नहीं, ये इसकी जो है ऐसी सिचुएशन कभी पेश तो नहीं आई माल खाने से कोई असला नहीं, अमूमन ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। हमारे थाने में तो ऐसा कोई अभी तक पेश नहीं आया, लेकिन ये कस्टडी है मुहर्रिर की और मुहर्रिर ही इसको गाइड करता है। मतलब हर लिहाज से जब असला डिलीवर करना है, किसी कांस्टेबल को रिसीव करना है, तो प्रॉपर उसका प्रोसीजर है रोजनामचे में, और उसके अलावा इसका एक जो रजिस्टर है, रिकॉर्ड, वो उसका मेंटेन करते हैं। अच्छा आसिफ, माल खाने से अक्सर माल चोरी भी हो जाता है। ये माल खाना नहीं, ये तो नहीं, मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ, माल खाने की बात कर रहा हूँ। खाने के माल खाना से चोरी होना ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत तो अब हमें यहाँ से कहाँ लेके, यहाँ से हम माल खाने में ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि जो मुख्तलिफ मुकदमात में माल मसरूका पुलिस रिकवर करती है या दीगर एविडेंसेस जो हैं जिनको सेफ कस्टडी के लिए हम अपने माल खाना में रखते हैं, फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाना हो या किसी अदालत में पेश करना हो, तो वो हम उसको सेफ तरीका से मुहर्रिर की कस्टडी में माल खाना में रखते हैं। असला खाना से अगला सफ़र है माल खाना। क्या है माल खाने में, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये है थाने का माल खाना और इसके अंदर है माल। कौन कौन सा माल है? FIRs का रिकॉर्ड है,
ہر سال درج ہونے والے مقدمات کا ریکارڈ ہے. صورتحال تو انتہائی ناگفتہ بے ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ اطمینان بخش بھی ہے. گٹھریوں کی صورت میں ریکارڈ کو محفوظ رکھا گیا ہے. چیزیں جو ملزمان سے برآمد ہوئیں وہ بھی اس مال خانے میں موجود ہیں. اچھا سر، یہ ریکارڈ کتنے عرصے کا ہے؟ یہ سر جب سے تھانہ بنا ہے اس وقت سے جب مینول ایف آئی آریں لکھی جاتی تھی. تو کیا اس کو تو وہ کمپیوٹرائز تمام نہیں کیا گیا؟ نہیں سر، ایف آئی آر جو ہے ان کو کمپیوٹرائزڈ ایک خاص حد تک کر دیا گیا ہے، اور شاید اگر محرر اس بات کی اچھا، کتنے عرصے میں آپ ریکارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں اور کتنے عرصے بعد اس کو تلف کر دیتے ہیں؟ ایف آئی آر جو ہے اس کا ریکارڈ 50 سال تک جو ہمارا ضابطہ ہے اس کے مطابق 50 ایئرز تک جو ریکارڈ ایف آئی آر ہے وہ رہتا ہے، ابدی ریکارڈ یہ ضابطہ کہتا ہے. یہ رہتا ہے. لیکن اور جو دیگر ریکارڈ ہمارے تھانہ جات میں 50 سال سے پرانی ایف آئی آریں بھی آپ کو جو پرانے تھانہ جات ہیں وہ ملیں گی. یہ ہے تھانے کا مال خانہ جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا، اور اس کے اندر جو ریکارڈ موجود ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جب سے یہ تھانہ بنا تب سے یہاں پر ایف آئی آرز کا ریکارڈ موجود ہے، دیگر جو مسلز ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہے، دیگر جو ضمنیے ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہے، پھر ملزمان سے برآمد ہونے والا سامان وہ موجود ہے، جائے وقوع سے اکٹھے ہونے والے شواہد کی شکل میں وہ ریکارڈ جو ہے وہ اس مال خانے میں محفوظ ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ تھانہ کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے. واقعتاً تھانہ دارالامن ہے یا خوف کا مقام ہے؟ تھانے کے اندر کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں؟ آئی او کیا کام کرتا ہے اور محرر کیسے اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے؟ تھانے میں آنے والا سائل کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد متعلقہ آفیسر سے یا پھر ایس ایچ او سے ملاقات کرتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ تھانے کے اندر موجود کوت میں کتنا اسلحہ ہے اور مال خانے میں کون کون سا ریکارڈ موجود ہے. یہاں پروگرام نیوز ون اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.